Hey guys, good morning. This is Dhirendra Kumar and just you're watching YouTube channel English by DS। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको नॉन के बारे में पढ़ाया था और इस नॉन के चैप्टर में हम लोगों ने कलेक्टिव नॉन के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं पिछले क्लासेस के बारे में थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं। ओके, जैसे देखिए, एक था कलेक्टिव नॉन और कलेक्टिव नॉन में कलेक्टिव नाउन, इस कलेक्टिव नाउन में हमने आपको पढ़ाया था दो प्रकार के नाउन, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसमें हमने पॉसिबल और नॉट पॉसिबल से डायग्राम बनाकर दिखाया था आपको कि पॉसिबल है तो क्या, सिंगुलर और प्लूरल, और नॉट पॉसिबल है तो क्या, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोगों ने इसमें देखा था क्या कि इसका अगर सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे, और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता था ना कि इसका तो प्लूरल सिंगुलर पॉसिबल था ही नहीं, तो सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं था, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, तो एक कलेक्शन बनाते थे और उस कलेक्शन के अकॉर्डिंग आने वाले वर्ब का यूज करते थे। आज के वीडियोज में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर नाउन एंड केस के बारे में। ओके, सो लेट्स सी, एंड आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एंड केस के बारे में, जिसका टॉपिक नंबर है 10। जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइन को देखकर भी पता लगा लिया होगा कि भाई सब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है नॉन एंड केस। और नॉन एंड केस के इस चैप्टर में हमने एक छोटा सा हेडलाइन बनाया कि इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू यूज अ नॉन इन दिस सेंटेंस। ओके, गौर से सुनिएगा। फिर ये क्या लिखा है सर कि इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू यूज अ नाउन इन दी सेंटेंस। भाई साहब, बहुत बड़ी गणना करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें नाउन का यूज किस तरह से किया जाता है, नाउन का यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। याद कीजिए, हमने जब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब चर्चा किया था, तो उसमें हम लोगों ने ये सिर्फ देखा था कि भाई साहब हम लोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में एक नाउन होता है, उस नाउन का यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ओके, गौर से देखते हुए चलिएगा इस वीडियो को, और पेन और अपना नोटबुक साथ में लेकर बैठे मेरे भाई, ताकि आप चीज़ों को नोट करते हुए भी चलें। बहुत अच्छी गणना होने वाली है मेरे दोस्त, और हर चीज़ को बारीकी से समझिएगा। अगर आपके लिए स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप खुद से स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए चीज़ों को, बहुत आसानी होगी और चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा। ओके, जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, यकीन मानिए कंपटीशन की दुनिया में किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ऐसे वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी आप यूट्यूब पे खोजते खोजते थक जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाले बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन रीजन क्यों ऐसे होता है, उस सेंटेंस में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों को आप विभिन्न प्रकार के, जितने भी प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट हो रहा है आजकल यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन सभी मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को, आप जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस वीडियो को शुरू से देखें। ओके, क्योंकि ये वीडियोस आपको उस प्रकार के मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्कोर करवाने के लिए काफ़ी है। ओके, और अभी वैसे भी हम लोगों का नॉन तो ख़त्म हुआ नहीं है, ये नॉन अभी बहुत लंबा चलने वाला है, नॉन के बहुत सारे पार्ट में बनाने वाला हूँ। जितना है मेरे पास, यकीन मानिए मैं जितना कंटेंट दे सकूँ आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लास्ट जैसे ही होगा ना तो मैं एक जगह, एक वीडियो की जगह पर दो तीन वीडियोस अपलोड करूंगा। आप उस वीडियोस को देखें, वहाँ पे देखें, वहाँ पे उसके जो टेस्ट सीरीज है उसको देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू यूज अ नॉन इन दिस सेंटेंस। In this chapter we learn how to use a noun in the sentence। और हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग कहेंगे कि इस चैप्टर में, मीन्स नाउन एंड केस के इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम बोलेंगे कि नाउन
generally used as follow। देखिए सर, हमने सिर्फ ऐसा लिखकर छोड़ दिया है क्या कि नॉन जनरली यूज्ड एज फॉलो। अब यूज्ड एज फॉलो के मतलब जरूर कुछ ना कुछ बातें होने वाली हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने हेडलाइन में ये डाला है कि भाई साहब नॉन जनरली यूज्ड एज फॉलो, इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हम लोग यहाँ पे नाउन के बारे में बहुत ही विस्तार से गणना करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हम लोगों का है, जो सबसे पहला कंटेंट है, ओके, कि सर नाउन को किस तरह से यूज किया जाएगा, वो है मेरे भाई साहब, वो है नॉमिनेटिव केस। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा, पहला नंबर है, ओके, पहला है सर, और हमने यहाँ पे लिखा कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है सर, ओके, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, और इसी का एक और नाम है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। अब तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि सर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आपस में दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। कि भाई साहब आप चाहे नॉमिनेटिव केस कहें चाहे सब्जेक्टिव केस कहें, बात बिल्कुल सेम होता है मेरे दोस्त। तो अगर हम लोग बातें करें कि सर नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यहाँ पे चीजों को देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि सर यूज किसका करेंगे हम लोग, यूज किसका करने वाले हैं, नाउन का। नाउन किस तरह से यूज होगा, तो सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव कहने का मतलब है सर कि हियर नॉन used as a subject। Here non used as a subject मतलब इसमें नॉमिनेटिव केस की अगर बात करें तो नॉन का यूज किस तौर पे किया जाएगा, सब्जेक्ट की तौर पे किया जाएगा। नॉन का यूज सब्जेक्ट की तौर पे किया जाएगा। जैसे देखिए, मैंने कहा कि रोहित does this work। रोहित does this work। आप जरा गौर से देखिए कि who does this work। याद आया होगा, हमने शुरू में ही ये सारी बातें के बारे में गणना कर रखे हैं कि सर who does this work, तो आपके पास आंसर आएगा रोहित। रोहित डज दिस वर्क, इस काम को किसने किया या कौन करता है, तो आपका जवाब आएगा सर कि वो कोई और नहीं बल्कि रोहित है। अगर मैं बात करूं कि रोहित क्या है, तो सर आप बोलोगे सर ये तो नेमिंग है, नेम ऑफ एनीथिंग है। और नेम ऑफ एनीथिंग कहें तो सर नेम ऑफ एनीथिंग में क्या है, तो एक पर्सन है। पर्सन तो भाई सर प्रॉपर नॉन है। अब जरा बताएं कि ये अपने आप में है क्या, तो एक नॉन है। नेम ऑफ एनीथिंग क्या कहलाता है, तो नॉन कहलाता है सर। तो राम डज दिस वर्क, यहाँ पे सॉरी रोहित डज दिस वर्क, तो रोहित अपने आप में क्या हुआ, रोहित अपने आप में नॉन हुआ। और इस सेंटेंस में ये डज क्या हुआ सर, तो डज अपने आप में हुआ वर्ब। डज अपने आप में हुआ वर्ब। और दिस वर्क में पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कौन कर रहा है सर, पिन पॉइंट करने की कोशिश कौन कर रहा है, तो दिस। तो वर्क को पिन पॉइंट या हाईलाइट करने की कोशिश दिस कर रहा है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। याद आया मेरे दोस्त। तो रोहित डज दिस वर्क, तो रोहित यहाँ पे किस तरह से यूज किया गया है, एज अ सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में नॉन का यूज किस तरह से किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट। मीन्स नाउन का यूज
चाहे तो नॉमिनेटिव केस की बात कर लें आप लोग, चाहे तो आप सब्जेक्टिव केस की बात कर लें, बोथ आर सेम। और इस दुनिया में मतलब कि इस केस के अंतर्गत हम लोग अगर बात करते हैं नॉन का यूज के बारे में, तो नॉन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। ओके, आप लोगों ने बातों को समझा। अगला जो है हमारे पास, ओके, अगला जो हमारे पास में जो कंटेंट है उसका नाम है एक्यूजेटिव केस। अब यहाँ पे एक नया बात आया कि सर ये अपने आप में एक्यूजेटिव क्या होता है। ओके, अगर आपको ये चीज नया लग रहा है तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आपका गुरु उस चीज के बारे में ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या यूं कहें तो पोस्टमार्टम कर लेते हैं सर, जो मैंने आपको बतलाया है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है एक्यूजेटिव केस। अगर आपको एक्यूजेटिव का मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूं कि सर एक्यूजेटिव का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अगर हम लोग बात करें कि सर एक्यूजेटिव केस क्या होता है, तो भाई साहब एक्यूजेटिव केस का ही दूसरा नाम क्या हुआ सर, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहने से मतलब है कि नॉन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉन का यूज किस तरह से किया जाएगा सर, ऑब्जेक्ट के तरह से। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में सर वर्ब। ये जो बच गया यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपने क्या देखा कि ये सब्जेक्टिव केस, ये वर्ब, और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, सब्जेक्ट का ये क्या बना, वर्ब, और इस वर्ब का ये क्या बना सर, तो ये अपने आप में बना ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। आप इसी एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं सर, देखिए रोहित अपने आप में क्या हुआ, तो रोहित अपने आप में हुआ नाउन। अगर डज की बात करें तो डज अपने आप में क्या हुआ, तो डज हुआ अपने आप में वर्ब। और दिस वर्क अपने आप में क्या हुआ सर, तो वर्क भी तो अपने आप में एक नाउन है ना। वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है सर, और अनकाउंटेबल नॉन को पिन पॉइंट करने की कोशिश, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है दिस। तो दिस यहाँ पे क्या हो गया, एक मॉडिफायर। तो दिस वर्क अपने आप में क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट। ओके, दिस वर्क अपने आप में क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क हुआ क्या सर, ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक बातें समझ में आई मेरे दोस्त। अगला जो हमारे पास में आने वाला है टॉपिक, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार बोर्ड से हट जाता हूँ। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ सर। देखिए, अगला जो हमारे पास में टॉपिक है उसका नाम है वोकेटिव। बोलना आया आप लोगों को, बोलिए मेरे साथ में सर, क्या नाम हुआ इसका, अपने आप में इसका नाम क्या हुआ मेरे भाई, इसका नाम हुआ वोकेटिव केस। बोलिए मेरे साथ, वोकेटिव केस, बिल्कुल सही। तो इसका नाम हुआ वोकेटिव केस। चलिए, ये वोकेटिव केस होता क्या है, अगर हम लोग बात करें ऐसे वोकेटिव केस को समझने की, तो हिंदी से कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं सर। देखिए, वोकेटिव का यूज कैसे किया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, रोहित डज दिस वर्क। रोहित डज दिस वर्क। दूसरा, आप चीजों को समझिएगा, चीजें क्या कहती हैं सर, रोहित डज दिस वर्क, रोहित डज दिस वर्क, और दूसरा है रोहित डू दिस वर्क। यहां पे बातें थोड़ी सी अलग अलग हैं। ओके,
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं रोहित को, तो इस काम को करने के लिए डायरेक्ट किसको कहा गया? रोहित को। और रोहित क्या कर रहा है सर? इस काम को करता भी है। देखिए, रोहित को इस काम की जिम्मेवारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है? रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित को दिया गया और रोहित अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहा है सर। रोहित डज दिस वर्क। अब भाई साहब, अगर हम लोग बात क्या करें सर कि रोहित को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देकर डायरेक्ट अपनी तरफ से कहा जाए, ओके, उस काम को करने के लिए कहा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिया जाए, डायरेक्ट उसे कहा जाए कि इस काम को करो। तो देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं रोहित रोहित और यहाँ पे रुकना है सर, देखिए हमने यहाँ पे एक कॉमा लगा रखा है। इस कॉमा को क्या कहते हैं? आपके लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क रह गया सर कि ये जो कॉमा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ओके, ये जो कॉमा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि रोहित के बाद में जो कॉमा वहां पे हम लोग रुक रहे हैं, इस कॉमा को क्या कहते हैं? इस कॉमा को क्या कहते हैं? तो जो इस कॉमा के बारे में जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भाई साहब, इस कॉमा का नाम क्या है। इस कॉमा का नाम हम अगले वीडियोस में जरूर गणना करेंगे, अगर आप लोगों का कमेंट आया हुआ रहा तो। देखिए, रोहित डू दिस वर्क। अब रोहित डू दिस वर्क, मैंने आपको कहा रोहित डू दिस वर्क, मैंने आपको कहा कि रोहित डू दिस वर्क। जरा सोचिए, क्या हम उस चीज को डायरेक्टली कह रहे हैं? ओके, क्या हम उस चीज को डायरेक्टली कह रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं सर? तो कह तो रहे हैं, ओके, उस चीज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जिस चीज को हम कहना चाहते हैं, जिसको हम कहना चाहते हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं सर। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल के द्वारा समझिएगा। गॉड हेल्प्स मी, गॉड हेल्प्स मी। गॉड मेरी क्या करता है? मदद करता है। गॉड मेरी मदद करता है। और दूसरा, गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। उसी तरह से रोहित डू दिस वर्क मीन्स रोहित इस काम को करो। रोहित को क्या किया जा रहा है? उस काम को करने के लिए कहा जा रहा है, मीन्स उसको एड्रेस किया जा रहा है कि इस काम को करो। और यहाँ पे क्या है? रोहित डज दिस वर्क, रोहित इस काम को करता है। यहाँ पे डायरेक्टली रोहित इस काम को कर रहा है सर। और दूसरा में क्या है कि रोहित इस काम को कर नहीं रहा है, बल्कि उसे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बातें समझ में आई होंगी आप लोगों की, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। एक में है सर कि गॉड हेल्प्स मी, गॉड हेल्प्स मी मतलब भगवान मेरी क्या करता है? तो मदद करता है। और दूसरा में मैंने क्या कहा कि गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी मीन्स भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। अब जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर? तो कर रहे हैं टू एड्रेस, टू एड्रेस समवन। मतलब हम लोग किसी न किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, हम लोग किसी न किसी को कह रहे होते हैं। ओके, हम लोग किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप इस काम को करो। तो वोकेटिव केस समझ में आया? सर वोकेटिव केस क्या होता है कि अगर हम लोग किसी को एड्रेस करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, ओके, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कहते जरूर हैं, तो वही क्या कहलाता है अपने आप में? वही कहलाता है अपने आप में वोकेटिव केस। याद आया? ओके, तो चलिए सॉरी, अगला जो है हमारे पास में बहुत 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 क्या कहें उसको, इम्पोर्टेंट नहीं सर, उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करके चलिएगा, क्योंकि टॉपिक नंबर 10 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओके, तो देखिए अगला जो है, अगला का नाम है GENITIVE CASE। पढ़ना तो आ ही गया होगा आप लोगों को कि सर इसको पढ़ेंगे क्या। GENITIVE, जेनेटिव
केस, जेनेटिव केस। बोलना आया मेरे भाई? एक बार मेरे साथ बोलकर ट्राई करें, जेनेटिव केस, जेनेटिव। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिव का मतलब समझ में नहीं आ रहा, ओके। तो जेनेटिव का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक और नाम दे दें। और क्या नाम दे दे सर? जेनेटिव, जेनेटिव। अगर हम लोग इसको कहें पजेसिव केस, अगर हम लोग बात करें कि पजेसिव केस क्या होता है सर, ओके। अगर हम लोग बात करें कि पजेसिव केस क्या होता है, तो पजेसिव, पजेसिव बना किससे है? पजेसिव पजेशन नामक वर्ड से बना है। पजेसिव पजेशन नामक वर्ड से बना है और पजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार दिखाना। जैसे देखिए मेरे पास ये स्केच पेन है और मैं इस स्केच पेन के ऊपर अपना अधिकार दिखाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन कहलाएगा मेरा इस स्केच पेन पर। तो भाई साहब यहाँ से एक बात पता चला क्या कि जेनेटिव केस हो या पजेसिव केस हो, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो वो शो क्या करता है सर? तो वो शो करता है पोजीशन। अब यहाँ पे गलना होती हैं कि भाई साहब वो पोजीशन शो करेगा किस पे? पोजीशन शो करेगा किस पे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसके ऊपर पोजीशन शो करवाया जा सकता है? ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज सभी चीजों को सीखेंगे सर कि इसमें आखिर होता क्या है। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि पोजीशन शो कौन कौन से वर्ड से करवाए जाते हैं सर, तो देखिए मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाता हूं और दो डायग्राम में मैं आपको शो करता हूं सर कि एक तो इस तरह से ऐसे, इसको क्या कहते हैं सर? मैं भी उसके बारे में गणना करने वाला हूं दोस्त। ओके, पहला तो ये कॉमा और दूसरा एश लगाकर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। पहला तो ऐसे करके पोजीशन शो किया जाता है, ओके। और दूसरा है सर, दूसरा जो अपने आप में है क्या? एक प्रीपोजिशन। याद आया मेरे भाई? प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत क्या बहुत अच्छे ढंग से, और इतना अच्छे ढंग से सर कि हमें प्रीपोजिशन के बारे में समझ आ जाए। प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा भी पोजीशन दिखाया जाता है। ये रहेगा हमारा सेकंड पॉइंट। मतलब अगर हम लोग गणना करें कि भाई सब पोजीशन कितने तरीके से शो किया जाता है, तो पोजीशन दो तरीके से शो किया जाता है। पोजीशन कितने तरीके से शो किया जाता है मेरे भाई? पोजीशन कितने तरीके से शो किया जाता है? तो पोजीशन दो तरीकों से शो किया जाता है। पहला किस तरह से? तो देखिए एक कॉमा होता है और उसके बाद में एस लगाकर, दूसरा सर तो प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर। ओके, पहला तो आप लोगों ने देखा क्या कि सर एक कॉमा होता है, कॉमा टाइप होता है और उस पे उसके बगल में एस लगा हुआ होता है, उसको लगाकर, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ को लगाकर हम लोग पोजीशन शो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे गणना यूं होती है। एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि सर इस कॉमा को कहा क्या गया? इस कॉमा को कहा क्या गया? तो इस कॉमा को कहा गया अपोस्ट्रोफे। बोलिए मेरे साथ, अपोस्ट्रोफे। ओके, एक बार मेरे साथ और बोलिए सर, बोलिए अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, ओके, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पार्ट कर लिया जाए। ओके, फर्स्ट पार्ट, और इसको कर लिया जाए सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में गणना करते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग करने वाले हैं गणना, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में क्या है सर? इसको कहते क्या हैं? तो इसको कहते हैं APOSTROPHE, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे किसको कहते हैं सर? तो अपोस्ट्रोफे सिर्फ इस कॉमा को कहते हैं सर, याद रखिएगा, इस कॉमा को कहते हैं अपोस्ट्रोफे। और लास्ट में क्या लग जाएगा सर? एस। अब क्या बनेगा ये? अपोस्ट्रोफे एस। मेरे साथ बोलिए दोस्त, अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे
एस। वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, इस कॉमा को क्या कहते हैं, इस कॉमा को कहते हैं अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफे इश। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफे इस। अब जरा सोचिए कि सर अपोस्ट्रोफे इश की अगर गणना करें तो अपोस्ट्रोफे इस के बारे में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं सर, यूजेस। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, यूजेस। जरा गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग गणना करने वाले हैं यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफे इश के बारे में। तो पॉइंट देते हुए आप लोग नोट करते चलिएगा, हम पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे करके नोट करवाते चलेंगे, ओके। और आप भी नोट करते हुए ही चलिएगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट करते हैं ना सर, जिस तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट देते हुए चलता हूँ, आप भी वैसे ही पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा मेरे दोस्त। तो देखिए अगर हम बात करें कि अपोस्ट्रोफे इश, पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं सर कि अपोस्ट्रोफे इस, ओके। तो अपोस्ट्रोफे इस करता क्या है, पोजीशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। अब पोजीशन दिखाता है तो किस पे दिखाता है सर, पोजीशन दिखाता है तो किस पे दिखाता है, बात तो बनती है। तो हमने कहा कि एक नॉन होगा, एक नॉन होगा और उस पे लगाएंगे कॉमा, जिसको क्या कहेंगे सर, अपोस्ट्रोफे। बगल में लगाएंगे इश, बगल में लगाएंगे इश। देखिए नॉन है सर, नॉन के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, कॉमा, और उसके बाद में क्या लगाया, इस। अब ये नॉन के ऊपर हो गया अपोस्ट्रोफे, इस नॉन के ऊपर हो गया क्या सर, अपोस्ट्रोफे। और ये जो नॉन के ऊपर लगा अपोस्ट्रोफे, ये शो क्या करेगा सर, तो ये शो करेगा पोजीशन। क्या शो करेगा मेरे भाई, पोजीशन। अब ये पोजीशन शो करेगा तो कैसे शो करेगा सर, अगर ये पोजीशन शो करता है तो किस तरह से शो करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल गणना करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। जैसे देखिए कैसे सर, अगर नॉन का मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, नॉन का मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, मैंने यहाँ पर कहा राम, मैंने यहाँ पे कहा राम। अब राम पे लगाया अपोस्ट्रोफे, राम पे लगाया अपोस्ट्रोफे, बगल में लगा दिया एस। अब इसके बाद हमने लिख दिया कार, हो गया क्या, राम्स कार, राम्स कार। मतलब अब जरा सोचिए कार किसकी है, ये कार किसकी है सर, ये कार किसकी है, तो राम की। ये कार किसकी, राम की। ये कार अपने आप में क्या हुआ मेरे भाई, तो नाउन। ये कार अपने आप में क्या हुआ सर, नाउन। और इस कार के बारे में, इस कार के बारे में ये राम्स क्या करने की कोशिश कर रहा है सर, तो डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा है सर। अगर जरा सोचिए कि इस कार के बारे में राम्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कार किसकी है, तो राम की है। ये कार किसकी है, तो राम की है। यहां तक बात समझ में आई। तो देखिए नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस लगाने से किसी के पोजीशन को शो किया जा सकता है। यहां तक बातें पल्ले पड़ी। फिर से सर कि नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे एस लगा देने से क्या होता है, तो वो शो करता है पोजीशन। क्या शो करता है मेरे भाई, पोजीशन। तो अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 में भी बहुत अच्छी बात करने वाले हैं सर। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये रहा आपका पॉइंट नंबर 2, ओके। अगर हम लोग बात करें कि सर अपोस्ट्रोफे इस लगाएंगे तो नॉन पे, लगाएंगे तो नॉन पे, तो सर अपोस्ट्रोफे इस अपने आप में हो सकता है, अपने आप में हो सकता है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। दूसरा
सर अपोस्ट्रोफे अपने आप में अगर लिविंग थिंग है तो ये नॉन लिविंग थिंग भी तो हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग भी तो हो सकता है। सर अगर हम लोग बात करें लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की, तो लिविंग थिंग में क्या जाता है, लिविंग थिंग में हो जाएंगे पर्सन और एनिमल, पर्सन और एनिमल। अगर बात करें नॉन लिविंग थिंग की, तो दुनिया में जितने भी चीजें हैं इन दोनों को छोड़कर सबके सब तो हो गए ना सर नॉन लिविंग थिंग। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट या ट्रीज, प्लांट या ट्रीज के बारे में, तो ये भी तो एक नाउन ही है, ये भी तो एक नाउन ही है। तो सर किसके किसके साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके किसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात होने वाले हैं मेरे भाई साहब। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि भाई ये तो है अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग करते हैं नॉन के साथ में। तो नॉन क्या होता है सर, नॉन होता है नेम ऑफ एनीथिंग। तो वो नेम किसका किसका हो सकता है, लिविंग थिंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग का भी हो सकता है, या प्लांट का हो सकता है, ट्रीज का हो सकता है सर। अब इनमें से किसी का भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या अपोस्ट्रोफे एस का यूज इन तीनों के साथ में करेंगे? जैसे देखिए मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा राम्स कार, राम्स कार। उसी तरह से हमने लिखा कि विंडोज हाउस, सॉरी इसको ऐसे कर लिया जाए, हाउस विंडो। देखिए जरा, हाउस विंडो नॉन लिविंग थिंग है सर। अगर हम लोग बात करें प्लांट या ट्रीज की, तो मैंने कहा मैंगोज ट्री, मैंगोज ट्री। अब गौर कीजिए इन तीनों वर्ड सेंटेंसेस में, सॉरी इन तीनों के ऊपर, इन तीनों एग्जाम्पल्स के ऊपर कि सर अपने आप में ये तीनों हैं क्या। पहला तो मिला राम्स, राम अपने आप में क्या है सर, तो लिविंग थिंग है। हाउस अपने आप में क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग है। मैंगोज अपने आप में क्या है, तो एक प्लांट है, एक ट्री है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सर मैंगो ट्री, मैंगोज ट्री जो लिखा गया अपने आप में क्या है, ट्री है। हाउस नॉन लिविंग थिंग है, राम्स अपने आप में लिविंग थिंग है। तो एक बात को याद रखिएगा, एक बात को क्या याद रखिएगा सर, एक बात को ये याद रखिएगा कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज सिर्फ किया जाता है तो वो है लिविंग थिंग। याद रखिएगा इस बात को मेरे भाई कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज सिर्फ किया जाता है तो लिविंग थिंग के साथ में किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं किया जाता, प्लांट या ट्रीज के साथ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है सर, तो जरा सोचिए क्यों नहीं किया जाता है। जब हम लोग गणना करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के, तो मैं उस समय इन दोनों को एक साथ मिलाकर डिफरेंशिएट करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भाई साहब अपोस्ट्रोफे एस का यूज नॉन लिविंग थिंग या प्लांट या ट्रीज के साथ क्यों नहीं किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज कहाँ किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के साथ में किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ तो बिल्कुल नहीं सर, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं किया जाता। क्या प्लांट या ट्रीज के साथ में किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यहां तक गलना समझ में आई मेरे दोस्त। तो अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर, और पॉइंट नंबर 3 कहता है, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है सर, वो जरा गौर से सुनिएगा। जैसे देखिए मैंने कहा कि ये नॉन है, और नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, तो ये शो क्या करता है सर, ये शो करता है पोजीशन। जो आगे इसके वर्ड आएगा, जो भी इसके आगे वर्ड आएगा, उस वर्ड के ऊपर ये नॉन क्या करने वाला है, पोजीशन को शो करने वाला है। अगर मैं बात करूं कि ये शो करने वाला है पोजीशन, और ये नॉन
अपने आप में हिजिंग साउंड। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि नाउन जो है, यहाँ पर जो नाउन यूज होने वाला है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो नाउन है सर, ये नाउन अपने आप में किसको रखता है, तो हिजिंग साउंड को रखता है। और अगर ये नाउन अपने आप में हिजिंग साउंड को रखता है तो क्या होता है भाई साहब, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि अगर नॉन हिजिंग साउंड रखता हो, नॉन अगर हिजिंग साउंड रखता हो तो उस नॉन के साथ में अपोस्ट्रोफ एश का यूज नहीं किया जाता है उसके जगह पर। चलिए मैटर को सीक्रेट रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने कहा RAKESH, राकेश, याद आया, हिजिंग साउंड, राकेश, दिनेश, ओके, रमेश। तो ये जो वर्ड के लास्ट में जो आ रहे हैं साउंड, वो साउंड कैसा है सर, हिजिंग साउंड है। हिजिंग साउंड, ये साउंड जो है अपने आप में, ये जो साउंड है अपने आप में वो क्या है सर, तो हिजिंग साउंड है। स या ज को रिप्रेजेंट करता है, श या ज को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। तो वैसे सिचुएशन में क्या लिखना सही होगा, क्या ऐसे कर दें, राकेश कार, क्या राकेश कार लिखना सही होगा सर? तो हम कहेंगे कि सर ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना, हिजिंग साउंड के साथ में एस का यूज नहीं किया जाता है, तो एश को हटाएंगे और सिर्फ लगाएंगे अपोस्ट्रोफे। सिर्फ क्या लगाएंगे भाई, अपोस्ट्रोफे, और लिखेंगे कार, ये अपने आप में हुआ गलत और ये हुआ सही। यहाँ तक गलना समझ में आई मेरे भाई? तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, कल की क्लास में और मैं एक बात बता दूं कि कल से वीडियोस थोड़ी बड़ी होने वाली है। अभी तक की वीडियोस अगर मैंने बनाया तो आपकी सुविधा से उतना ही बनाया कि जितना मैं आप एक बार देखकर समझ सकें, ओके। और कल से जो वीडियोस होंगे, अभी तक में अगर आपने पूरा वीडियोस देखा होगा तो यकीन मानिए इतना तो इम्प्रूव हो ही गया होगा सर, इतना तो इम्प्रूव हो ही गया होगा कि चीज़ें आपको बखूबी समझ में आने लगी होंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, तो कल से जो वीडियोस होने वाली है काफ़ी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर बड़ा होने वाला है, ओके। और उस बड़े बड़े वीडियोज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे क्या सर, उस बड़े बड़े वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। देख सकते